मोटा मोटी जो इन्होंने प्लान बनाया था वो ये था कि ये सारी टीम जो है वो पहले यूएसए से ट्रेनिंग वगैरह लेके अफगानिस्तान की जलालाबाद में जो यूएस का एयरबेस है वहां पे जाके रुकेंगी और ऑर्डर्स का वेट करेंगी। और जलालाबाद वाले एयरबेस में टोटल 5 हेलीकॉप्टर्स, 2 UH-60 ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स और 3 बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स इनका वेट करेंगे। और जब गो हेड मिलेगा तो ये लोग इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के एयर स्पेस से लो हाइट पे उड़ा के पाकिस्तान के रेडार से बच के लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये जो हेलीकॉप्टर्स थे ये स्पेशल थे, इनको कस्टमाइज भी किया गया था। इनके जो हीट सिग्नेचर थे वो एकदम लो थे, साउंड एकदम कम थी, इनको पकड़ पाना बिल्कुल मुश्किल था। इन्होंने डिसाइड किया था कि जलालाबाद वाले एयर स्पेस पे जहां पे 5 हेलीकॉप्टर्स होंगे उनमें से एक CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो वहीं एयरबेस पे वेट करेगा ताकि फ्यूल वगैरह का बैकअप चाहिए हो तो काम आए। बाकी के जो 2 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स थे वो पाकिस्तान के खैबर पख्तून काला ढाका स्वेट की जो पहाड़ियां हैं उस एरिया में रुकेंगे जो कि ओसामा वाले कंपाउंड से 50 माइल्स की दूरी पे थे। इसको भी एज अ बैकअप रखा गया था जिसके अंदर 24 ऑफिसर्स की क्विक रिएक्शन टीम थी ताकि अगर कंपाउंड से हैवी रिटेलिएशन आए तो ये लोग भी कंपाउंड के पास पहुंच जाएं। और बाकी जो 2 UH-60 ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स थे इनका मेन काम था ओसामा वाले कंपाउंड पे जाना और ऑपरेशन को पूरा करना। इसके साथ साथ RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ ड्रोन जो था वो पूरे कंपाउंड के ऊपर रहेगा और हर एक चीज मॉनिटर करेगा। तो ये प्लान इन्होंने सेट किया था और एज पर प्लान 26 अप्रैल 2011 को पूरी टीम पहले अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड पहुंचती है, एक दिन यहां पे रेस्ट करती है और नेक्स्ट डे यानी कि 27 अप्रैल को अफगानिस्तान के जलालाबाद वाले एयरबेस पे पहुंच के सारी टीम ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ऑर्डर्स का वेट करने लगती है। अब इसके नेक्स्ट डे यानी 28 अप्रैल 2011 को ओबामा मीटिंग करते हैं और मॉर्निंग में 8:20 पे इस पूरे ऑपरेशन के फाइनल अप्रूवल पे साइन कर देते हैं। और साइन होते ही 38 अप्रैल 2011 की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है इस ऑपरेशन के लिए। लेकिन जैसे ही डेट फिक्स की जाती है उसी टाइम पे वेदर की जो रिपोर्ट होती है वो खराब आने लगती है। इस दिन फॉग ज्यादा दिखाने लगता है तो इसकी वजह से ये लोग अब डेट चेंज करके 1 मई 2011 की ऐतिहासिक डेट फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद एक ही दिन बचा था ओसामा को पकड़ने के लिए और फिर इसके बाद सारी प्रिपरेशन होने के बाद फाइनली 1 मई 2011 का वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है जिस दिन पूरी दुनिया का सबसे रिस्की ऑपरेशन होने वाला है। After almost a decade, US intelligence has finally tracked Osama bin Laden down to a compound in Pakistan. SEAL Team 6, a US elite special forces unit, is tasked now historic capture or kill mission. यूएस और अफगानिस्तान का टाइम जोन अलग था तो इनके टाइम में डिफरेंस था। यूएस में टाइम हो रहा था दिन के 1:22 ईस्टर्न टाइम और अफगानिस्तान में रात के 11 बजने वाले थे। और इसी स्पेसिफिक टाइम पे पनेटा और मैकरेवन इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। यूएसए के टाइम के हिसाब से करीब 2 बजे इस टाइम पे ओबामा जो थे वो गोल्फ खेल के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आके बैठ जाते हैं और हर चीज का अपडेट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रात के 11:30 बज चुके थे और ओसामा रात में खाना खाने के बाद अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे सोने चला जाता है। ओसामा को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इनके साथ क्या होने वाला है। अब इसके बाद अफगानिस्तान का जो जलालाबाद वाला एयरबेस था जहां इतने टाइम से टीम वेट कर रही थी तो एज पर प्लान 5 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर जो था CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर वो एज अ बैकअप वहीं रुक जाता है। बाकी के जो 4 हेलीकॉप्टर थे, 2 चिनूक और 2 ब्लैक हॉक्स, ये रडार से बच के पाकिस्तान के स्वेट वैली की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और 15 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री कर देते हैं। और जैसी एंट्री होती है ये बिल्कुल लो हाइट पे उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और पाकिस्तान का रडार था वो इनको नहीं पकड़ पाता है। अब इसके बाद ये चारों हेलीकॉप्टर करीब 12 बजे स्वात वैली पहुंचते हैं और यहाँ पे 4 में से 2 चिनूक जिसमें क्विक रिएक्शन टीम थी वो वहीं पाकिस्तान के काला ढाका स्वात में पहाड़ियों में रुक के वेट करते हैं एज अ बैकअप। कमांडर एडमिरल विलियम मैकरेवन अफगानिस्तान के जलालाबाद में बैठ के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक एक चीज का अपडेट दे रहे थे और ऑफिसर्स और ड्रोन जो थे उसमें कैमरे लगे हुए थे तो कैमरे की वजह से सिचुएशन रूम के अंदर ओबामा और उनकी जो टीम थी वो लाइव देख रही थी। ये है वो फेमस इमेज, आप नोटिस करोगे ओबामा गोल्फ के कपड़ों में बैठे हैं
यहाँ पे। अब इसके बाद रात में स्वैट वैली से 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स ओसामा के कंपाउंड में ऑपरेशन करने के लिए निकलते हैं और 30 मिनट के अंदर यानी 12:30 के अंदर ये दोनों हेलीकॉप्टर ओसामा के कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये उस पूरे कंपाउंड का लेआउट है। ये मेन गेट है। ये यहाँ पे ये लोग गार्बेज वगैरह जलाते थे। इस साइड इन्होंने सब्जी उगाई थी। ये इधर से मेन कंपाउंड में घुसने से पहले एक रूम पड़ता है। यहाँ पे इब्राहिम और उसकी फैमिली सो रही थी और इधर ये जो मेन कंपाउंड था इसके ग्राउंड फ्लोर पे अबरार और उसकी फैमिली सो रही थी। फर्स्ट फ्लोर पे ओसामा का बेटा खालिद था और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ओसामा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ सो रहा था। अब पहला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो था इसमें 12 नेवी सील कमांडर्स थे। इस टीम का नाम था चॉक 1 और दूसरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो था इसमें भी 12 नेवी सील्स थे। इनके साथ एक डॉग और एक ट्रांसलेटर भी था। इनकी टीम का नाम था चॉक 2। अब इसके बाद चॉक 2 वाला जो हेलीकॉप्टर था वो हवा में ही रहता है और इसमें से एक नेवी सील ऑफिसर डॉग के साथ उतरता है और उतर के ये इस तरफ कंपाउंड के मेन गेट पे जाके गार्ड करता है ताकि कोई भी बाहर से आए या कोई भागने की कोशिश करे तो उसको संभाला जा सके। और इसके बाद 3 और नेवी सील ऑफिसर रोड पे उतरते हैं और वहीं रोड पे उतर के वेट करने लगते हैं। और फिर इसके बाद बाकी नेवी सील ऑफिसर जो थे वो भी उतरते हैं और रोड की साइड वाली वॉल से कूद के ओसामा वाला जो मेन कंपाउंड था उसकी तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते ही ये पूरे कंपाउंड की लाइट बंद कर देते हैं ताकि कंपाउंड के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मूवमेंट करने में दिक्कत हो और कुछ भी दिखे नहीं। बाकी इस ऑपरेशन के अंदर बाकी जितने भी नेवी सील्स ऑफिसर थे उन्होंने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखे थे, उनको साफ दिख रहा था। अब इसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर जो था वो इस साइड से उतरना स्टार्ट करता है लेकिन वो अपने ही बनाए हुए डाउनवर्ड एयर फ्लो में फंस जाता है जिसकी वजह से सेटलिंग विद पावर नाम का एक एरोडायनेमिक फिनोमेना हो गया था और हेलीकॉप्टर ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था। वो अनस्टेबल हो गया था। ट्रेनिंग के टाइम पे इन्होंने जो कंपाउंड बनाया था उसकी जो वॉल थी वो छोटी हाइट की थी और उसमें चेन लिंक फेंसिंग थी, जबकि जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसकी हाइट भी ज्यादा थी और वो कंक्रीट की बनी हुई थी। तो हेलीकॉप्टर के ब्लेड उसमें लगते हैं और हेलीकॉप्टर अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी पायलट ने दिमाग लगा के हेलीकॉप्टर को नोज पे लैंड करवा दिया। इससे बाकी जो नेवी सील्स ऑफिसर्स थे वो सेफली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर की टेल दीवार से बाहर लग के टूट जाती है। ये ओरिजिनल इमेज है उसकी। अब ओरिजिनल प्लान तो ये था कि ये जो 24 नेवी सील ऑफिसर्स हैं इनको ये दोनों हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद थोड़ी दूर पे जाके जहां एक सीक्रेट और सुनसान इलाका था वहां पे जाके दोनों हेलीकॉप्टर वेट करेंगे और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों हेलीकॉप्टर वापस कंपाउंड पे आएंगे, नेवी सील ऑफिसर्स को लेंगे और चुपचाप निकल जाएंगे यहाँ से और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो प्लान चेंज करना पड़ गया और दूसरा हेलीकॉप्टर जो था वो वहीं रुक जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से जो पूरा ऑपरेशन था अब छुपाया नहीं जा सकता था क्योंकि अगले दिन यूएसए का क्रैश हेलीकॉप्टर जब लोग देखते तो समझ जाते कि यहाँ पे क्या हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इस क्रैश की वजह से अब ये मिशन जो है वो सीक्रेट नहीं बचा था। अब दुनिया को पता चलना ही था कि यूएस ने यहाँ पे ऑपरेशन किया है और इसी वजह से दूसरा हेलीकॉप्टर वहीं रुक जाता है और जो ड्रोन था वो ऊपर से इस पूरे कंपाउंड के ऊपर मॉनिटरिंग करता है और स्नाइपर्स जो थे वो भी अपनी अपनी पोजीशन लेके इस कंपाउंड को चारों तरफ से देख रहे होते हैं। इसके बाद पूरे एबटाबाद की लाइट चली जाती है। ये भी सीआईए के प्लान का एक हिस्सा था ताकि ज्यादा विजिबिलिटी ना हो और लोगों को ज्यादा पता ना चले। लेकिन एक शोएब अतर नाम का आदमी जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था उसने उस टाइम अपने ट्विटर हैंडल रियली वर्चुअल से ट्वीट किया, हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर एबटाबाद रीजन एट 1 AM इज अ रेयर इवेंट। अब इसके बाद ये जो टीम थी इस तरफ से घुसती है और C4 एक्सप्लोसिव का यूज करके गेट तोड़ती है। फिर इस साइड जाती है। इसमें इब्राहिम और उसकी फैमिली थी और इन्होंने रूम अंदर से बंद कर रखा था और सील टीम के मैथ्यू जो थे वो इस रूम के पास गए तो बंद रूम के अंदर से ही इब्राहिम ने गोलियां चला दी। इधर से नेवी सील भी गोली चलाते हैं और इब्राहिम मारा जाता है और फिर जब इब्राहिम मर जाता है तो गेट खोल के इब्राहिम की वाइफ निकलती है क्योंकि उसको डर था कि बच्चों को कहीं गोली ना लग जाए। बच्चे जो थे इन्होंने बोरियों के पीछे छुपा रखे थे। मैथ्यू अपनी टीम के साथ इन लोगों को वहीं सरेंडर कराता, बच्चों को भी वहीं रोकता। उसके बाद अपनी टीम के साथ मेन कंपाउंड की तरफ बढ़ता है और C4 एक्सप्लोसिव का यूज करके दूसरा गेट भी तोड़ते हैं। अब जब ये मेन कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं वहां पे ओनील की टीम ट्रांसलेटर के साथ मेन कंपाउंड की तरफ ऑलरेडी बढ़ रही थी। इस टाइम पे हेलीकॉप्टर पूरे कंपाउंड के चक्कर लगा रहा था और ओसामा की दिक्कत ये थी कि ऊपर वाले फ्लोर पे खिड़की नहीं थी तो वो चाह के भी नीचे क्या चल रहा है उसको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। अब इसके बाद यहां से नेवी सील जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचती है। यहां पर अबरार, उसकी वाइफ और 3 बच्चे होते हैं और यहां से ट्रांसलेटर जो था वो अबरार को उसी की लैंग्वेज में आवाज मारता है और फिर जैसे ही अबरार दिखता है अबरार को ये लोग गोली मार देते हैं। उसकी वाइफ को भी एक गोली लगती है और सारे बच्चे और जितनी फीमेल थी कंपाउंड को उन सबको ये इकट्ठा करके
एक जगह कर दे रहे थे। अब इसके बाद नेवी सील की टीम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचती है जहां पे ओसामा का बेटा खालिद था। ओसामा के बेटे ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करी, लेकिन नेवी सील ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया और अभी भी पूरी टीम ओसामा को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद ओनील अपनी पूरी टीम के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। अब जब ओनील की टीम ऊपर फ्लोर पे पहुंचती है तो नाइट विजन में इनको एक लंबा आदमी दिखता है जो कि ओसामा ही होता है। ओसामा की वाइफ अमाल जो थी वो ओसामा को बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही ओसामा अपनी वाइफ को सील टीम के ऊपर ढकेल देता है। और शुरू में तो सील टीम एकदम पीछे की तरफ भाग जाती है क्योंकि उनको शक होता है कि कहीं अमाल जो है उसने की जैकेट ना पहन रखी हो, पर ऐसा होता नहीं है। और फिर जब वो चेक कर लेते हैं तो ओनील अपनी टीम के साथ अमाल के घुटने में गोली मारता है और फिर 1:10 पे ओसामा के फोरहेड पे लेफ्ट आंख के ऊपर 2 गोली मारी जाती है। अब यहां से ओसामा मर तो गया था, लेकिन अभी भी सील टीम जो थी उसको कंफर्म नहीं पता था कि जो मारा गया आदमी है वो ओसामा ही है कि नहीं। नेवी सील ऑफिसर बीसन नेट ने बेड से एक चादर उठाई और ओसामा के मुंह को भी साफ किया, फोटो भी खींची और आगे भेजी। 15 मिनट तक यही सब चलता रहा और ये कंफर्म करते रहे कि जो मारा गया आदमी है वो ओसामा है कि नहीं। इन्होंने ओसामा की हाइट भी नापने की कोशिश की, लेकिन मेजरिंग टेप जो था उसको लाना भूल गए थे। इसके बाद जो ट्रांसलेटर था वो ओसामा की बेटी सुमायान और मरियम से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो मरियम तो झूठ बोल देती है। वो कहती है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है ये, लेकिन सुमैया जो थी वो सच बोल देती है कि उसका फादर ओसामा है। और फिर डबल कंफर्म करने के लिए तीसरी बेटी जो 11 साल की थी सैफिया, इससे भी पूछा जाता है, ये भी कहती है कि ओसामा है। और फिर ओसामा की दूसरी वाइफ खैरिया जो थी उससे पूछा जाता है तो वो भी ये कहती है कि ये जो आदमी मारा गया ये ओसामा ही है। और तब जाके जो नेवी सील की टीम थी उनको कंफर्म होता है कि उन्होंने ओसामा को मार दिया। और फिर इसके बाद ये अफगानिस्तान में बैठे मैकरेवन को सैटेलाइट फोन से कॉल करके बोलते हैं जेरोनिमो इकिया। जेरोनिमो CIA की टीम ने ओसामा का निकनेम रखा था और इकिया का मतलब एनिमी किल्ड इन एक्शन। सेम चीज व्हाइट हाउस में भी बता दी जाती है। और इसके बाद CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर जो था, जो एज अ बैकअप था, वो भी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। और इसके तुरंत बाद ये लोग कंपाउंड की जितनी भी औरतें और बच्चे थे सबको ये जो सब्जी वाला एरिया था वहां पे इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं। ओसामा के रूम से जितनी भी हार्ड ड्राइव थी, सेल फोन थे, पेपर्स, कैमरा, DVD सब ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और जो प्लेन क्रैश हुआ था उसको सील टीम से उड़ा देती है, बस उसका जो टेल वाला पार्ट था वो रह जाता है। जब वो उड़ा रही होती है इस प्लेन को तब भी बहुत तेज आवाज होती है और शोएब अतर जिसने पहले भी ट्वीट किया था उसने इस धमाके के बारे में भी ट्वीट किया था आवाज सुनते ही। और फिर इसके बाद 2:26 पे दोनों हेलीकॉप्टर अलग अलग रूट पकड़ के पाकिस्तान से निकल गए ताकि इन्हें ट्रैक ना किया जा सके। और ओसामा की बॉडी के सैंपल जो थे इन्होंने दोनों हेलीकॉप्टर में अलग अलग बांट लिए थे ताकि अगर इनके ऊपर कोई अटैक हो या क्रैश हो तो दोनों में से एटलीस्ट एक सैंपल बचा रहे। इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में 40 मिनट लगे। इसके बाद ये लोग ओसामा की बॉडी को लेके अफगानिस्तान पहुंचते हैं, जलालाबाद के अंदर। वहां DNA टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, ओसामा के फैमिली मेंबर के DNA से मैच करने के लिए। और ओसामा के कपड़े वगैरह उतार के बॉडी वगैरह चेक करते हैं, उसके कपड़ों में से 500 यूरो मिलते हैं। और जब फिर एक्चुअल में कंफर्म हो जाता है कि ये ओसामा ही है तो 11:35 पे ओबामा पूरी दुनिया को बताते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया पाकिस्तान के अंदर और ओसामा को मार दिया। United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ये जो स्पीच बोली थी ये भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। और उसके बाद ये लोग ओसामा की जो बॉडी थी उसको V-22 एयरक्राफ्ट में डाल के मुस्लिम रिचुअल्स के साथ अरेबियन सी में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सुबह के 3:45 हो गए थे और सारी चीजें पता चल गई थी। पाकिस्तान के अंदर भी आर्मी वगैरह कंपाउंड की लोकेशन पे पहुंच गई थी। वहां से जो ओसामा की वाइफ और बाकी बच्चे थे उनको निकाल के एक पर्दे वाली बस में हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब इंटेरोगेशन हुई तो पूरा सिनेरियो उनके बच्चे और उनकी वाइफ ने बताया कि उस रात हुआ क्या और 5 साल से कैसे वो यहाँ पे रुके हुए थे। ओसामा के रूम से जो फाइल मिली थी उसको जब CIA ने पब्लिक किया तो उसमें ओसामा ने अपने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री वगैरह मंगा के देखी थी। तो वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी वो आउट किया था। उसमें ओसामा जो एडल्ट कंटेंट देखता था वो भी था, बच्चों के गेम्स थे, जर्नल्स थे कि आगे अलकायदा को क्या क्या करना है और कैसे करना है वो सब भी थे। तो इस तरीके से ओसामा पकड़ा गया। और ये जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो सील टीम को बहुत अप्रिसिएशन मिला। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली तो सील टीम ने कर लिया था, लेकिन ये लोग मेजरिंग टेप ले जाना भूल गए थे। तो ओबामा ने मजाक उड़ाते हुए सील टीम को एक मेजरिंग टेप भी गिफ्ट दिया था। और फिर इस तरीके से US ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आदमी को 10 साल लगा के पकड़ा।